मैं जानता था कि स्टीफन ब्राकोडा हेलीकॉप्टर के जरिए फरार नहीं हो सकेगा। वो मेरे हाथों से निकल तो गया था, लेकिन अब मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। मेरी निगाह एक बुलंद पहाड़ी टीले पर पड़ी और मैंने उस तक पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। फिर मैं उस बुलंद टीले पर चढ़ गया। मेरी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक स्टीफन ब्राकोडा अभी हेलीकॉप्टर ही में मसरूफ था। जाहिर है उसे इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर में कोई कार्रवाई कर दी गई है। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। दफतन मैंने दरख्तों के पत्तों से ढकी हुई प्याले नुमा वादी में कुछ हलचल महसूस की और फिर गालिबन किसी लचकदार दरख्त के जरिए स्टीफन ब्राकोडा कूद कर बाहर निकल आया। गोया उसने सुरंगों में गुम होने की कोशिश नहीं की थी और वादी से बाहर निकल आने में ही आफियत समझी थी। स्टीफन ब्राकोडा को मैंने चंद लम्हे साकित देखा। वो गालिबन सूरत हाल का जायजा लेकर फरार के लिए राह मुंतखब करना चाहता था। मेरे और उसके दरमियान काफ़ी फासला हो गया था और अगर मैं उसकी तरफ दौड़ लगाता तो यकीनन वो मुझसे बाखबर हो जाता और फिर वो ऐसी राह तलाश कर सकता था जहां तक मेरी रसाई ना होती। इस तरह मैं उसे खो सकता था। हालात बेशक मेरे हक में हो गए थे और मुझे यकीन था कि अब सूरत हाल बदल गई है। प्रोफेसर जोनाथन ने पूरी तरह हालात पर कंट्रोल कर लिया था और उसकी दलील ये थी कि सारे काम हमारे हक में हुए थे। चंद मनाजिर मैंने भी देखे थे, लेकिन स्टीफन ब्राकोडा के ताक़ुब की वजह से मैं और कुछ न देख सका था। चुनाचे इस बात के तो इम्कानात नहीं थे कि ब्राकोडा अब यहाँ रुकेगा। अलबत्ता वो अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर करेगा। मैं इसी सोच में गुम था कि ब्राकोडा एक समत चल पड़ा। उसका ताक़ुब करने के अलावा और कोई चाराकार नहीं था। चुनाचे मैं उसके पीछे चल पड़ा। ब्राकोडा का रुख बोनिका के मशरकी जंगलात की समत था। जल्दबाजी खतरनाक हो सकती थी। वो भी गैर मुसल्ला नहीं होगा और भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसकी मौत या गिरफ्तारी जरूरी थी, वरना वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने एक फासले का तयन किया और उसके पीछे चल पड़ा। ब्राकोडा की रफ्तार बहुत तेज थी और मुझे उसे निगाह में रखने के लिए दौड़ लगानी पड़ी थी। लेकिन 2 घंटे के मुसलसल सफर के बाद जब हम दोनों जंगलों के पास पहुंचे तो मैंने ब्राकोडा को जंगल में दाखिल होने की बजाय जंगल के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए देखा। वो जंगल में दाखिल होने से कतरा रहा था। अब मैंने फासला कम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही मुझे मोहतात होना पड़ा था। मजीद 1 घंटे तक ये ताक़ुब जारी रहा और फिर दफतन मैंने समंदर का शोर सुना। सूरत हाल किसी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब है कि उसे अभी आबदोजों की तबाही के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। बिलाखिर वो साहिल पर पहुंच गया। मैंने एक रेत के टीले की आड़ ले ली। ब्राकोडा उस वक्त मुझसे कोई 15 फुट के फासले पर था और मैंने सांस रोकी हुई थी। दफतन मैंने एक आवाज सुनी, ईगल 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 927, ईगल 92704, हेलो ब्राकोडा कॉलिंग। ईगल 9 हेलो हेलो, ईगल 927 हेलो। वो खामोश हो गया, मगर ये खामोशी ज्यादा तवील न हुई। चंद लम्हात के बाद उसे आवाज दोबारा सुनाई दी, ईगल 598, हेलो ईगल, कहाँ मर गए तुम, हेलो ब्राकोडा कॉलिंग। 10 मिनट तक वो ये कोशिश करता रहा। आसमान से चांद उभरने लगा था और फजा मुनव्वर होती जा रही थी। आगे रेतीला इलाका फैला हुआ था, साफ शफाफ रेत जिसके साथ साथ साहिल नजर आ रहा था। ब्राकोडा थोड़ी देर इंतजार करता रहा, फिर उसने झल्लाए हुए अंदाज में कोई शय रेत पर दे मारी। ये गालिबन ट्रांसमीटर था। उस वक्त उसके लिए आबदोजें ही आखिरी सहारा थीं, लेकिन हमने सबसे पहला काम यही किया था कि उन्हें तबाह कर दिया था। मैं बस मौके का मुंतजिर था। उसके बारे में अंदाजा लगाना चाहता था कि वो किस हद तक मुसल्लह है। वो चंद लम्हे अपनी जगह खड़ा रहा, फिर किसी ख्याल के तहत उसने दोबारा ट्रांसमीटर उठा लिया और वहां से आगे बढ़ गया। मैंने पिस्तौल निकाल लिया था। उसके साथ ही मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली और उसका निशाना लेने लगा। फिलहाल मैं उसके पाँव को जख्मी करना चाहता था। सही पोजीशन लेने के बाद मैंने फायर कर दिया, लेकिन अगर ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था तो ब्राकोडा हैरत अंगेज इंसान था। वो एकदम उछल गया और गोली उसके पैरों के नीचे से निकल गई। उसके साथ ही उसने पलट कर देखा और फिर मुसलसल कई फायर छौंक मारे। मैं पहले से इसके लिए तैयार था। फायर करने के बाद ब्राकोडा ने एक लंबी छलांग लगाई और पानी की तरफ दौड़ने लगा। ये खतरनाक बात थी, अगर वो माहिर तैराक हुआ तो दूर निकल जाएगा और मैं उसे पानी में नहीं तलाश कर सकूंगा। मैंने बरक रफ्तारी से कई और फायर किए। मेरा निशाना खता नहीं होता था, लेकिन ब्राकोडा खुद को बचाकर पानी में कूद पड़ा। मैंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया और खुद पानी की तरफ नहीं दौड़ा, बल्कि मैंने एक बुलंद टीले की तरफ छलांग लगा दी। नरम रेत के टीले पर चढ़ने में दिक्कत हुई थी। बहर तौर मैं कामयाब हो गया। ऊपर पहुंचकर मैंने उस तरफ निगाह दौड़ाई जिधर ब्राकोडा गया था। अगर चांदनी न होती तो वो मुझे नजर न आता, लेकिन चांदनी में मैंने उसे पानी में बहुत दूर देखा। वो आगे बढ़ता जा रहा था। अलबत्ता उसने एक समत इख्तियार की थी। मैं टीले से नीचे उतरकर उसी समत दौड़ने लगा और टीले मेरे दरमियान हायल होते रहे। ब्राकोडा ने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो मुसलसल उसी समत तैर रहा था।
मैं कोशिश कर रहा था कि वो मुझे न देखने पाए। इसके लिए मैं टीलों की आड़ लेकर दौड़ रहा था। मजा आ रहा था। इस बार मुकाबला एक खतरनाक और जानदार आदमी से था। मैं उसे बहुत करीब से देख चुका था और उसके तनोतोष से मरूब भी था, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन ब्राकोडा बराबर तैर रहा था और मुझे यकीन था कि उसे मेरे ताकुब का अंदाजा नहीं हो सकेगा। फिर साहिल मगरिबी जानिब घूम गया और मैंने ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा करके उस फासले को उबूर कर लिया, लेकिन मुझे ठिठकना पड़ा। वो पानी से बाहर आ रहा था और उसकी चाल से जरा भी थकन का एहसास नहीं होता था। पानी से निकलकर वो थोड़ी देर खड़ा चारों तरफ देखता रहा। मैं अब एहतियात करना चाहता था ताकि वो दोबारा पानी में न कूद जाए। अजीब जगह थी, दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती थी, या कहीं कहीं इक्का दुक्का खजूर के दरख्त दिखाई दे रहे थे। चांदनी मैली पड़ गई थी और सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। ब्राकोडा ने अब साहिल के मुखालिफ सफर शुरू कर दिया। शदीद थकन के बावजूद मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। इस मरहले पर किसी सुस्ती का मुजाहिरा मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। ताक़ुब जारी रहा यहाँ तक कि रोशनी हो गई। सूरज निकल रहा था, पांव जवाब दे रहे थे और फिर मैंने ब्राकोडा को भी लड़खड़ाते हुए देखा। रेत पर सफर जितना मुशक्कत तलब है उसे वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें कभी रेत पर सफर का इत्तेफाक हुआ हो। ब्राकोडा एक जगह बैठ गया था। मेरा और उसका फासला उस वक्त निस्फ फरलांग से कम नहीं था। दरमियान में सपाट मैदान था। मैं एक खजूर के दरख्त की आड़ में रुक गया। मुझे यकीन था कि उसे मेरी मौजूदगी का शायबा नहीं हुआ है और वो कुछ देर सस्ताने के लिए वहां रुक गया था। चुनाचे मैंने भी थोड़ी देर आराम करने का इरादा कर लिया और दरख्त के तने से पीठ लगाकर बैठ गया। चलते चलते टांगें दर्द करने लगीं, दिमाग नींद से बोझल हो गया। फिर न जाने क्या हुआ, कब पलकें जुड़ गईं, एहसास ही न हो सका कि कब नींद आ गई और सोते हुए कितनी देर गुजर गई। आंख खुली तो गला खुश्क था, बदन बुरी तरह गर्म हो रहा था। गर्म हवा के थपेड़े बदन के खुले हिस्सों को झुलसा रहे थे और सूरज का आतशी गोला ऐन सर पर चमक रहा था। दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका था। मैं बदहवास हो गया, दिल खून होकर रह गया था। अपनी कैफियत भूलकर उस तरफ निगाह दौड़ाई जहां ब्राकोडा मौजूद था। वो जगह खाली थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तमाम मेहनत अकारत हो गई। अब ब्राकोडा को पाना कहाँ मुमकिन था। मायूसी और बेबसी के एहसास ने जहन पर पशमुर्दगी मुसल्लत कर दी। एक अजीब सी महरूमी का एहसास जाग उठा। क्या मुझसे गलती हुई? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन इंसानी कुव्वत बर्दाश्त भी एक हद रखती है। एक तवील जद्दोजहद के बाद ये सब कुछ फितरी है। कसूर मेरा नहीं, ब्राकोडा मुझसे ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त रखता था। उसमें आगे बढ़ने की सकत थी। सवाल ये था कि अब क्या किया जाए। वापसी, बोनिका की आबादी में पहुंचने की कोशिश। मैंने समंदर की तरफ जाने की बजाय दूसरी समत का रुख किया और उसमें कुव्वत इरादी का ज्यादा दखल नहीं था। बस पांव ही उस तरफ ले चले थे। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। रेत बुरी तरह गर्म हो रही थी। प्यास से जबान खुश्क और भूख, उसका तो जिक्र ही क्या। आहिस्ता आहिस्ता जहनी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी। मैं दिमाग पर जोर भी नहीं देना चाहता था। अब दिमाग का खेल खत्म हो गया था। फजा की नाकाबिल बर्दाश्त तमाजत जैसे शोले उगल रही थी। आंखें जली जा रही थीं। किसी साए की तलाश में बाजू की ओट से देखने की कोशिश करता तो मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना था। पांव न जाने कौन सी कुव्वत के तहत साथ दे रहे थे। चलता रहा या लुढ़कता रहा, लेकिन तहरीक का एहसास था। ये अंदाजा था कि पांव चल रहे हैं। इंसानी आलाम व मसाइब की इंतहा क्या होती है, इसका अंदाजा खुद इंसान नहीं कर सकता। हाँ, बाज़ औक़ात उसे अपने अंदर मख्फी कुव्वतों का एहसास इत्तिफाकिया तौर पर हो जाता है और जिंदगी बरकरार रहती है। यही कैफियत मेरी थी। सूरज कब ढला कोई अंदाजा ना हो सका। पाँव कब रुके ये भी पता न चल सका। हाँ, हवास बहाल हुए तो दिन ढल चुका था। फजा की हिद्दत में कमी आ गई थी, लेकिन दिन भर मुझ पर जो गुजर गई थी उसके बाद मजीद आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। जहाँ निढाल होकर गिर पड़ा वहीं पड़ा रहा। होश और बेहोशी के इस वक्फे में पता नहीं चला कि कब शाम हुई और कब रात गहरी हो गई, लेकिन सुबह होने का एहसास हुआ था। उठकर बैठने की कोशिश में भी कुव्वत इरादी का कोई दखल नहीं था। दूर दूर की चीजें नजर नहीं आ रही थीं। बहरहाल उठा और आगे बढ़ने लगा। क्यों आगे बढ़ रहा था, कहाँ जा रहा था, कोई एहसास नहीं था। आज आसमान कुछ मेहरबान नजर आया। बादलों के साइबान ने सूरज को छुपा लिया। हवा भी नाखुशगवार नहीं थी। पिछले दिन किसी कैफियत नहीं थी, लेकिन भूख प्यास से हालत खराब थी। क्या करूं, क्या करना चाहिए? और फिर धुंधलाई हुई आंखों ने एक ख्वाब देखा। उसे ख्वाब ही कहा जा सकता था। कुछ लंबी लंबी लकीरें आसमान की जानिब इशारा कर रही थीं, कह रही थीं कि खुदा को भूल रहे हो, उसे जो बारहा तुम्हारी मदद करता रहा है। इस एहसास ने शर्मिंदा कर दिया। दिलो दिमाग शर्म महसूस करने लगे। मैंने धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा और न जाने किस तरह मुंह से ये अल्फाज निकल पड़े, कसूरवार हूँ माबूद, माफ कर दे। लकीरें वाज़ेह होती जा रही थीं। जूं जूं कदम आगे बढ़ते जा रहे थे,
रेत कम होती जा रही थी। स्याह और भूरे पत्थर रेत से सर उभारे झांक रहे थे। मजीद आगे बढ़ा तो नाक ने पानी के बारे में अंदाजा लगा लिया। पानी कहीं करीब मौजूद था और वो लंबी लकीरें नारियल और खजूर के दरख्त ही थे। ये शराब या ख्वाब नहीं था बल्कि कोई नखलिस्तान था। सफर खत्म हो गया। कुदरत की तरफ से ज़ियाफत तैयार थी। दरख्तों से गिरे हुए नारियल नीचे पड़े थे। जबान पर हमदो सना थी। प्यास बुझ गई, भूख खत्म हो गई। आंखों में रोशनी वापस आ गई। जिस जगह मौजूद था वहीं जमीन पर लेट गया। आंखें बंद हो गई थीं। फिर उस वक्त होश आया जब कोई बदन टटोल रहा था। आंखें खोलकर देखा तो दिल की धड़कनें बंद होती महसूस हुई। वो स्टीफन ब्राकोडा था। उसका चेहरा मुझसे 2 फुट के फासले पर मौजूद था। गहरी सुर्ख खूनी आंखों में एक अजीब सी कैफियत मौजूद थी। मैंने सांप की तरह अपने बदन को पीछे सरकाया और स्टीफन ब्राकोडा उछलकर पीछे हट गया। उसने कहा, गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल सका था। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, कौन हो तुम? और मैं हाथ पीछे टिका कर उठ बैठा। मैंने कहा, एक गुम करदा राह का मुसाफिर हूँ। वो बोला, तुमने मुझ पर गोलियां नहीं चलाई थी? मैंने कहा, मैंने आप पर गोलियां? वो बोला, हाँ, 3 गोलियां चलाई गई थी मुझ पर। ये कहकर उसने मेरा पिस्तौल निकाल लिया और उसे उंगलियों में घुमाने लगा। बोला, इस पिस्तौल के 3 चैम्बर खाली हैं। मैंने कहा, अगर आप किसी ऐसे हादसे का शिकार हुए हैं तो अपने जहन को गलत फहमी से पाक कर लें। ये गोलियां मैंने एक खरगोश पर चलाई थी। ब्राकोडा ने कहा, ओह, क्या वाकई? अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़ा इंकशाफ हुआ हो। मैंने कहा, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आप तो मेरी मदद करें। अगर आप किसी रास्ते के बारे में जानते हैं तो मेरी रहनुमाई करें। उसके एवज मैं आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। ब्राकोडा ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा, गौर करना पड़ेगा। वो पिस्तौल को उंगलियों में नचाता रहा। उसने मेरी जेबें खाली कर दी। मैंने कहा, आप जरूर गौर करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। वो बोला, हाँ, मैं गौर करूंगा। अभी तुम महफूज हो। मैंने खुश होकर कहा, बेहद शुक्रिया। ब्राकोडा पलटा और फिर एक तरफ चल पड़ा। मैंने उसका ताक़ुब करने की कोशिश न की, ना ही मैंने जेबों में हाथ डाला। पता नहीं दूसरी चीजें भी उसके कब्जे में चली गई हैं या मेरे पास मौजूद हैं। थोड़ी देर तक मैं बैठा रहा और फिर उसी जगह लेटकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन ये एहसास भी दिल में था कि कहीं वो कमबख्त निकल ही न जाए। तमाम हिस्सें पूरी तरह जाग गई थीं और बदन में किसी हद तक तवानाई भी आ गई थी। सोच रहा था कि अगर दूसरी चीजें भी उसके कब्जे में चली गई हैं तो वो उनके बारे में कोई अंदाजा लगा सकेगा या नहीं। करवट बदली और बिल्कुल एहतियात से उन अशिया को टटोला। ये देखकर दिल धक से रह गया कि अब कुछ भी मेरे पास नहीं था। कमबख्त गहरी नींद ने खेल खराब कर दिया था। फिर अपनी जगह से उठा और उसकी तलाश में चल पड़ा। कोई 30 गज के फासले पर मैंने रेत के टीलों के दरमियान वो चश्मा देख लिया जो मुतवक्के था। 20 गज मुरब्बा में एक झील सी बन गई थी और ब्राकोडा उस झील में मौजूद था। उसका पूरा लिबास उस झील के किनारे रखा हुआ था और उस लिबास में पिस्तौल भी मौजूद था जो इस अंदाज में रखा हुआ था कि अगर मैं उस वक्त हिम्मत कर जाता तो उसे उठा सकता था। मैं बेपरवाही के अंदाज में आगे बढ़ता रहा। ब्राकोडा ने मुझे देख लिया। उसने हाथ हिलाकर कहा, आओ, पानी बहुत उम्दा है, आ जाओ। मैं फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया और चंद कदम आगे बढ़कर उसके लिबास के करीब पहुंच गया। अब मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि पिस्तौल खाली होगा। ब्राकोडा अहमक नहीं था, लेकिन अगर उसने दूसरी चीजें जाया नहीं की हैं तो, और अगर जाया भी कर दी हैं तो भी अब कुछ न कुछ तो करना ही था। कम से कम इतना फायदा तो हुआ कि अब ब्राकोडा भी मेरे खिलाफ हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता था। मैं उससे दूबदू जंग के लिए खुद को तैयार करने लगा। अपनी जिस्मानी कुव्वतों के बारे में मैंने अंदाजा लगाया और आगे बढ़कर पिस्तौल उठा लिया। झील से ब्राकोडा का कहकहा उभरा। उसने कहा, तुम्हारे ख्याल में मैं अहमक हूँ? मैंने कहा, नहीं जानेमन, मैं जानता हूँ कि तुमने पिस्तौल खाली कर दिया होगा, ताहम इसे चेक कर लेना जरूरी है। मैंने पिस्तौल के चैम्बर देखे, खाली थे। इस दौरान मेरी नजरें उस पर जमी हुई थीं। फिर मैंने उसका बकिया लिबास उठा लिया, लेकिन मेरी गुमशुदा अशिया लिबास में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता एक चाकू मुझे मिल गया था जो ब्राकोडा की मिल्कियत था। उसने पानी के छींटे आंखों पर मारते हुए कहा, जब तुमने मुझ पर फायर किए थे तो मैंने पानी में दौड़ लगा दी थी। वो मेरी पहली और आखिरी हिमाकत थी। मेरे अपने हथियार जाया हो गए। मैंने कहा, नहीं डियर ब्राकोडा, मेरे ख्याल में तुम बेशुमार हिमाकतें करते रहे हो। वो बोला, मसलन? मैंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी हिमाकत हद से बड़ी हुई खुद एतमादी है। बोनिका की सुरंगों को महफूज रखने के लिए तुमने बेहतर इंतजामात नहीं किए थे, वरना हम लोग तुम्हारे उस बुत में दाखिल न हो सकते। उसने उंगली उठाते हुए कहा, दुरुस्त कहते हो, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मैंने कहा, दूसरी हिमाकत, तुमने लाइन ऑफ क्रूजल के खिलाफ कबाइल को आमादा करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा था कि आने वालों पर निगाह रखो। तुम्हारे उस प्रोग्राम से वाकिफ होकर तुम्हारे दुश्मन भी यहाँ पहुँच सकते थे। उसने मुझे देखते हुए कहा, गालिबन ऐसा ही हुआ है। उसके इत्मीनान पर मैं अशश कर उठा। उसकी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी यहाँ भी कार फरमा थी। उसे खुद पर नाज था।
وہ بولا لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر گہری نگاہ رکھی جاتی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ بولا کتنے افراد تھے؟ میں نے کہا 100 کے قریب۔ بولا ایک بات کا جواب اور دے دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ضرور۔ وہ بولا سمندر میں میری آبدوزوں سے جواب کیوں نہیں ملتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ سب سے پہلے انہی کو تباہ کیا گیا تھا۔ وہ بولا نہیں یہ بکواس ہے، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ وہ اچانک ہی بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا اپنی کمزوریوں پر غور کرو براکوڈا، تم بہت بڑے مجرم ہو۔ تم نے لائن آف کروزل کو تباہ کرنے کا سودا کیا۔ میں نے لفظ سودا غلط تو نہیں استعمال کیا۔ وہ بولا نہیں، ظاہر ہے میں صرف کاروباری آدمی ہوں۔ میں نے کہا ہاں بے شک، یہی میرے علم میں آیا ہے۔ یہ سودا کرنے کے بعد تم یہاں پہنچ گئے، لیکن تم نے اپنے مخالفوں کو بہت معمولی سمجھا۔ وہ بولا اعتراف کرنا پڑے گا، لیکن آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس کام سے میں دستبردار نہیں ہوا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا کیا آئندہ بھی کچھ ارادے ہیں؟ براکوڈا نے کہا اوہ، اس چاقو پر ناز کر رہے ہو؟ صرف اس چاقو پر؟ میں نے کہا نہیں میرے دوست، یہ چاقو واقعی یہ تمہاری توہین ہے۔ میں نے کہا اور پھر چاقو کو ایک پتھر پر رکھ کر موڑ دیا۔ دوسری بار موڑنے سے چاقو ٹوٹ گیا۔ پہلی بار براکوڈا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بولا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا علی یار خان۔ براکوڈا اچھل پڑا۔ اس نے مضطربانہ انداز میں کہا او ہو پھر چوٹ ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ بولا اس نمک حرام نے تمہارا نام بتایا تھا، اس خنزیر نے خاص طور سے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے کہا کس نے؟ وہ بولا تمہارے ہاتھوں چوٹ کھائے ہوئے اولیو ہاورڈ نے، وہ تم سے خوف زدہ ہے۔ ویسے تم شاندار آدمی ہو علی، تمہیں ہلاک کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوگا۔ اس نے کنارے کا رخ کیا اور میں نے جھک کر اس کا لباس اٹھا لیا۔ وہ بولا بہت اچھے، لیکن یقین کرو اس لباس میں اب کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تمہارے پاس بھی جو کچھ تھا وہ اب اس چشمے کی تہ میں ہے۔ وہ پانی سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی جھجک نہیں تھی۔ بے لباس تھا لیکن جیسے اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اس کا لباس ایک طرف اچھال دیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ براکوڈا اپنی لمبی شاخوں جیسے بازو پھیلائے ہوئے تھا اور پھر اس نے اچھل کر مجھ پر لاتیں چلائیں۔ میں نے لیٹ کر اس کا وار خالی کر دیا، لیکن وہ زمین پر پیروں کے بل ہی آیا۔ زمین پر پاؤں ٹکاتے ہی وہ اچھلا اور اس بار وہ اونچی چھلانگ لگا کر میرے شانوں پر آیا تھا۔ میں اس کی ٹانگوں کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے میرے کندھوں پر سوار ہو کر میری گردن میں قینچی ڈال دی، لیکن میں نے حاضر دماغی سے کام لیا تھا۔ گو وہ بہت وزنی تھا، لیکن میں اسے لیے ہوئے پانی کی طرف دوڑ گیا اور پھر نیچے گر پڑا۔ اس کا آدھا بدن پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے بوکھلا کر میری گردن چھوڑ دی اور میں برق رفتاری سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پانی میں 2-3 غوطے کھائے اور پھر کنارے پر آ گیا۔ میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا اگر تم مجھے زمین پر پٹختے تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ زمین پکڑ کر میں ٹانگوں کو بل دیتا اور تم نیچے آ جاتے، لیکن تم نے مجھے پانی میں پٹخا۔ عمدہ ذہن ہے، اچھا لڑتے ہو، سنبھلو، اس نے کہا اور مجھ پر تیسری چھلانگ لگا دی۔ اس بار اس نے دھوکہ دیا تھا۔ اپنی چھلانگ کو راستے میں ہی روک کر وہ پلٹ گیا اور دوسری بار ترچھا ہو کر اڑتا ہوا میری طرف آیا اور میں اس کی زد میں آ گیا، لیکن نیچے گرتے ہوئے میں نے بدن کی پوری قوت صرف کر کے خود کو اس کے اوپر کر لیا اور وہ پشت کے بل نیچے گرا، لیکن نیچے گرتے ہی اس نے مجھے دونوں پاؤں اڑا کر پیچھے دھکیل دیا، پھر خود بھی الٹی قلبازی کھا کر اٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا ایک منٹ، کچھ عجیب سی ضرور ہے، لیکن عجوبے بھی بہرحال زندگی ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں نے تم پر 3 بھرپور وار کیے اور تم نے انہیں بڑی ذہانت، نہ صرف ذہانت بلکہ جسمانی قوت کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ جس وقت میں نے مارشل آرٹس کی تربیت مکمل کی تھی تو اپنے استاد کے سامنے ایک قسم کھائی تھی کہ اگر کوئی میرے 3 حملوں سے بچ گیا تو میں اس سے شکست مان لوں گا اور اسے اپنا دوست تصور کروں گا۔ یہ قسم میری تھی، ظاہر ہے تمہاری نہیں، لہٰذا میں نے دل سے تمہیں اپنا دوست مان لیا ہے، لیکن تمہیں دوستی کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ اب میں تم پر کوئی وار نہیں کروں گا بلکہ یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے پکڑ لو گے تو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مر جاؤں گا۔ گرفتار کرنا چاہو گے تو خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا، لیکن اسی وقت جب تم مجھے پکڑ لو گے یا دوڑ کر میرے بدن کو چھو لو گے۔ علی میری جان، تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ میں کسی بھی تیز رفتار گھوڑے کو دوڑ کر پکڑ سکتا ہوں۔ میری دوڑنے کی رفتار 60 میل فی گھنٹہ، بلکہ حالات میں اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ 1 منٹ میری جان، 1 منٹ۔ یہ مردوں کے کھیل ہیں اور مرد فراخ دل ہوتے ہیں۔ جلد بازی نہ کرو، پوری بات سن لو۔ آج سے لائن آف کروزل کی مخالفت ختم کر رہا ہوں۔ کم از کم میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ افریقہ سے واپس چلا جاؤں گا اور ہاں، تحفے کے طور پر تمہیں ان لوگوں کے بارے میں تفصیل بھی فراہم کروں گا جو موساد کے ایجنٹ ہیں اور لائن آف کروزل کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بولو، سودا کرو گے؟ بڑا ہی عجیب انسان تھا اسٹیفن براکوڈا اور بڑے حیرت انگیز انداز میں سامنے آیا تھا۔ اس کی پیشکش نے مجھے چند لمحوں کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ خیال بھی آیا کہ ممکن ہے کوئی نئی چال چل رہا ہو۔ اس نے مجھے مخمصے میں پھنسا دیا۔
कमबख्त चेहरा पढ़ने का माहिर भी मालूम होता था। वो अचानक बोला, ठीक सोच रहे हो, ऐसा नामुमकिन नहीं है। यूं करते हैं, देखो वो 3 टीले हैं, उस तरफ 2 टीले हैं और उनका दरमियानी कुतर कोई 2 फरलांग है। मैं इसे दायरा मुंतखब करता हूँ, तुम मुझे पकड़ लो, पकड़ सके तो शर्त खत्म और ना पकड़ सको तो मेरी बात मान लेना। देखो ना, मैं सीधा दौड़ कर भी तुम्हारी रेंज से निकल सकता हूँ, मिसाल के तौर पर, उसने कहा और दफतन दौड़ लगा दी। मैं देखता ही रह गया। वो उछलावा था, पलक झपकते ही इतना दूर निकल गया कि मैं देखता रह गया। मेरी हैरत दूर भी नहीं हुई थी कि वो एक धब्बे की मानंद नजर आने लगा। मैं उसे छूने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक टीले से दूसरे टीले तक और फिर वहां से वापस आने में उसने 1 मिनट भी न लगने दिया। हैरतनाक बात यह थी कि उसका तनफ्फुस भी तेज नहीं हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं उसकी तेज रफ्तारी का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बिलाशुबा अगर वो चाहता तो निकल सकता था। अब क्या आड़ थी, और फिर मैं भी एडवेंचर पसंद था। पूरी जिंदगी ही इन दिलचस्पियों में गुजरी थी। नफा नुकसान की किसे परवाह थी। मैंने हाथ फैला दिया और वो मेरे करीब पहुंच गया। फिर उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। बोला, जिंदगी में बहुत कम लोगों को पसंद किया है, एक तुम हो अली। मैंने कहा, शुक्रिया ब्राकोडा, मैंने भी तस्लीम कर लिया है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं खुद भी खुले दिल से अपनी कमजोरियों का एतराफ करने वालों में से हूँ। ये ख्याल मेरे जहन में मौजूद है कि मुमकिन है तुम अभी तक चाल चल रहे हो, लेकिन ब्राकोडा ने कहा, ठीक है अली, खतरात जहानत को जिला बख्शते हैं, मोहतात रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर हंस दिया, बोला, लिबास पहन लूं? मैंने भी हंसते हुए कहा, जरूर, और ब्राकोडा अपने लिबास की तरफ बढ़ गया। पता नहीं उस शख्स के दिल में क्या है, मैंने सोचा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो फिर ये केस मेरी जिंदगी में अजीब और दिलचस्प नौयत का है। ब्राकोडा लिबास पहनकर मेरे सामने आ गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारे साथी तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं? मैंने कहा, इस जगह का कोई तायुन कर सकते हो? वो बोला, हम बोनिका से बहुत दूर निकल आए हैं, वापसी के लिए पैदल सफर बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हम बोनिका के जुनूब मशरिक में तलकाना के रेगिस्तान में हैं। समंदर का रास्ता बेकार है। वैसे क्या वाकई मेरी आबदोज़ें तबाह हो चुकी हैं? मैंने कहा, हाँ, ये हकीकत है। बोला, तब मुझे ये सौदा बहुत महंगा पड़ा। खैर, ये कोई खास बात नहीं है, होता है, ऐसा होता है। तुम्हारा अब क्या प्रोग्राम है अली? मैंने कहा, बोनिका ही जाना चाहता हूँ। वो बोला, तब मेरी राय है कि हम आगे का सफर जारी रखें। तलकाना का ये रेतीला सहरा अबूर करके हम बैरीगो पहुंच सकते हैं, जहां से तुम सफर करके बोनिका जा सकते हो। मैंने कहा, ठीक है। वापसी का सफर मेरे लिए भी बहुत खौफनाक है। उसने कहा, आओ तैयारियां करें। मैंने गर्दन हिला दी। ये तैयारियां भी खूब थीं। स्टीफन ब्राकोडा ने नारियल और खजूरों के पत्ते काफी तादाद में तोड़े और 5 फुट के कुतर की 2 छड़ियां बनाई, जिनके निचले हिस्सों में लंबी डंडियां लगी हुई थीं। फिर बहुत से पत्ते तोड़कर उसने क्रिकेट के खिलाड़ियों की मानंद पैड बनाए और उन्हें शानों और रानों से बांध लिया। फिर उसने काफी तादाद में नारियल और खजूरों का जखीरा किया और उन्हें एक मखसूस अंदाज में एक दूसरे से मुंसलिक करके लड़ियां सी बना ली। मैं इस तमाम कार्रवाई में उसका हाथ बटा रहा था। यूं हमने खुद को खुराक के जखीरे से लैस कर लिया। रेत पर सफर करने के लिए नारियल के पत्तों से ही जूते बनाए, जो ज्यादा वजनी नहीं थे। चश्मे का पानी ले जाने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए जब हम वहां से आगे बढ़े तो खूब पानी पी लिया और गुस्ल भी किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।